हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास नागपाल, फिजिक्स एजुकेटर, और मेरा एम है आपके लिए फिजिक्स को इजी बनाना। इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 लेसन नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो 12th के साथ साथ अपनी नीट और आईआईटी को प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ ही इस सीरीज में आपको बेसिक से एडवांस तक, थ्योरी से न्यूमेरिकल्स तक सब कुछ इक्वली कवर किया जाएगा। तो इस सीरीज को देखने के बाद आपको कोई और सीरीज देखने की नीड नहीं रहेगी। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेसन नंबर क्लास नंबर 3। ठीक है बेटा, तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या टॉपिक है बेटा? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लास नंबर 3। तो क्लास नंबर 2 में बच्चों आपने क्या स्टडी किया था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वार्क पार्टिकल्स, यूनिट ऑफ चार्ज और 5 न्यूमेरिकल्स किए थे उस कंसेप्ट के ऊपर। तो जिन बच्चों ने अभी क्लास 1 और 2 को प्रिपेयर नहीं किया है वो आज ही कर लें। और अब अपने स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हमने आपको ये बताया था कि चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव हो सकता है और एक चार्ज नेगेटिव हो सकता है। लेकिन चार्ज जो होते हैं इनमें फीचर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर होते हैं बेटा, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स की फॉर्म में है और पार्टिकल्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सेकंड बात, ये एडिटिव नेचर के होते हैं। अब एडिटिव नेचर का क्या मीनिंग होता है? क्या मीनिंग होता है बच्चों एडिटिव नेचर का? अगर किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए चार्ज हैं Q1, Q2, Q3 माइनस Q4, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। समेशन Q क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। तो आपने इनको डायरेक्ट ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया डायरेक्ट? क्योंकि ये बेटा ये स्केलर थे। अगर ये वेक्टर होते तो ये बोलते कि हमें अब डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। बेटा वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको पता है कि वेक्टर एडिशन के लिए आपको कई लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगॉन लो। तो वेक्टर होगा तब सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे ऐड करना है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी को तो आप डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हो क्योंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप मास को भी बेटा ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करते थे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। लेकिन एक डिफरेंस है, समझ आया कौन सा? चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मास ओनली पॉजिटिव होता है। मास कभी बेटा नेगेटिव नहीं होता है। ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जिसका मास माइनस में हो, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं जिसका मास माइनस में हो। लेकिन चार्ज दोनों टाइप्स के होते हैं, प्लस और माइनस। तो इनके एडिशन में नेगेटिव भी आता है, लेकिन मास है, मास भी स्केलर है, लेकिन उसका एडिशन हमेशा पॉजिटिव टाइप का होता है। थर्ड बात, हमने देखा बेटा चार्ज स्केलर है तो हम उसे डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं किसी सिस्टम के चार्जेस को। थर्ड बात यह है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो ये बेटा एक कॉमन बात है, कॉमन सेंस की बात है। क्या कि चार्ज होगा तो किसी पार्टिकल के ऊपर ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन पे होगा, प्रोटॉन पे होगा, या किसी बॉडी पे होगा, तो उसका मास भी तो होगा ना। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना बेटा चार्ज नहीं हो सकता है। फोर्थ नंबर, चार्ज बेटा कंजर्व रहता है। तो ये हमने फर्स्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी पूरे यूनिवर्स का या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज की थी, आइसोलेटेड सिस्टम। उसका चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब एक बॉडी पे प्लस बनता है तो दूसरी बॉडी पे माइनस बन जाता है। ठीक है, चार्ज कंजर्वेशन के लिए आप फर्स्ट क्लास को बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। तो हमें पता भी है बेटा कि चार्ज कंजर्व रहता है। फिफ्थ पॉइंट, चार्ज क्या होता है बच्चों? क्वांटाइज होता है, क्वांटाइज। ठीक है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब क्वांटाइज्ड चार्ज क्या होता है कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, ये हमारा प्रीवियस सेकंड क्लास का टॉपिक था।
चार्ज क्वांटाइजेशन। कल की क्लास जो हमने की थी उस स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई थी, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन से। क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि चार्ज छोटी छोटी यूनिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, सब बच्चों को पता है। वैसे बहुत कॉमन सेंस की बात भी होती है बेटा, जैसे क्लास होती है तो क्लास किससे मिलकर बनती है, छोटे छोटे बच्चों से, तो एक बच्चा उसकी क्या होता है, एक यूनिट होता है। ठीक ऐसे ही चार्ज किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन उसकी यूनिट होता है, और इस यूनिट को क्या बोला जाता है, क्वांटम, और इस लॉ को क्या बोला जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल थी। अब एक 6 प्रॉपर्टी भी है, उसमें थोड़ा सा आपको समझना है, मैं आपको समझाता हूं बच्चों भी। 6 नंबर की जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। अब इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि चार्ज स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। क्या बोला बेटा मैंने कि किसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ा दो, घटा दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो, एक्सीलरेट कर दो, उससे चार्ज के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी चार्ज कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट का सिंबल है बेटा विद स्पीड। अब आप कहोगे कि सर आपने तो हमें पहले ही बता दिया कि चार्ज कंजर्व रहता है, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट ही तो होता है, तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हो। ये मैं इसलिए कर रहा हूं बेटा क्योंकि आपने जब 11th क्लास में स्टडी किया था मास को, तो मास जो होता है वो वेलोसिटी बढ़ने के साथ मास इंक्रीज होता है। चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन मास इंक्रीज होता है। कैसे, याद करो 11th क्लास को अपनी। 11th में बेटा एक फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखो बेटा ये फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, यहाँ m नोट क्या होता है बेटा, रेस्ट मास। m नोट क्या होता है, रेस्ट मास। m क्या होता है, मूविंग मास। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, v बाई सी इंक्रीज हो जाएगा। v क्या है यहाँ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी चार्ज का पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी। c क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर मान लो v बढ़ेगा तो ये रेशो बढ़ेगा, लेकिन ये 1 में माइनस हो रहा है यानी माइनस वाला बढ़ेगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये बेटा डिक्रीज हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तभी मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी बढ़ने से मास बढ़ता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं। आसमान से ओले गिरते हैं बेटा, ठीक है, ओले गिरते हैं, बड़े जोर से सिर पे लगते हैं, कहते भी है ना सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ठीक है, तो बेटा वो जोर से लगते हैं तो उसके बारे में जरा सोचो, होता तो वो छोटा सा ही मास है ना, लेकिन वो जोर से इसलिए लगता है क्योंकि ऊपर से आते आते उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, और स्पीड ज्यादा होने से उसका इफेक्टिव मास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये आपको बेटा समझाने के लिए मैंने बोला है। रियल में तो बात ये है कि ये वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी के साथ कंपेयर होनी चाहिए, पर समझने के लिए अपने समझ सकते हैं कि छोटा मास भी जोर का लगता है ना, तो बहुत जोर से इसका इफेक्ट जो होता है वो बड़े मास जितना होता है, चोट बड़े मास जितनी लगती है। ये तो थी बात समझाने की। अब आप मुझे ये बताओ स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज ये बेटा क्या है, प्रीवियस एग्जाम में अपने क्वेश्चन आया हुआ है स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, पहली बात तो Q बाई एम को। ठीक है बेटा, Q बाई एम यानी कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। अब क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ने से चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज तो नहीं बदला, लेकिन मास बढ़ गया, तो बच्चों बताओ क्या होगा, मास बढ़ गया, चार्ज तो कांस्टेंट है, मास बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो Q बाई एम क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया था बेटा प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज कम होता है, ध्यान रखें लैंग्वेज को बेटा, ध्यान रखना। चार्ज तो कांस्टेंट रहता है स्पीड के साथ, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। ठीक है, तो ये बेटा 6 प्रॉपर्टी तो बच्चों को समझ में आ गई है। देखो बेटा एक बार इसको अच्छे से फेयर नोट्स बना लो। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये स्केलर क्वांटिटी है, तभी बच्चों को समझ में आ गया कि चार्ज तो स्केलर होता है क्योंकि वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, पार्टिकल्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सेकंड बात, एडिटिव नेचर का होता है, क्योंकि बेटा चार्ज स्केलर है तो स्केलर को हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। हाँ ये बात है कि चार्ज नेगेटिव भी होता है, ठीक है, तो इसमें माइनस का साइन भी आता है, लेकिन मास कभी नेगेटिव नहीं होता है। जनरल एल्जेब्रिक सम बोलते हैं इसको।
कोई भी सिस्टम है उसमें अगर चार्ज है, ये बेटा आपके बहुत काम आएगा, गॉस लॉ आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो ये चीज आपके बहुत काम आएगी कि स्केलर को कैसे ऐड करना है और वेक्टर को कैसे ऐड करना है। ठीक है, वेक्टर को ऐड करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और स्केलर को जब उन्हें पता लग गया ना किसी चीज का कि ये स्केलर है, तो उसको डायरेक्टली हम ऐड सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, मास ऑल्सो शो एडिटिव नेचर बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव टाइप ओनली। ठीक है बच्चों, मास ओनली किस टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप का होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कभी बिना मास के नहीं हो सकता है। होगा भी कैसे बेटा, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो होगा ही होगा ना, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो उसका मास तो होगा ही होगा। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर ए गिवन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको मैंने ये तो फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, बच्चों को सबको याद है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो छोटी छोटी यूनिट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जो यूनिट्स क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। बिल्कुल सिंपल बात है बेटा, जैसे क्लास मिलकर बनती है छोटे छोटे बच्चों से, वैसे चार्ज मिलकर बनता है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज जो होता है बच्चों इनवेरिएंट होता है, अभी आपको बताया, यानी चार्ज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड बट मास विद स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, मास डिपेंड अपॉन स्पीड, और मास का स्पीड के साथ बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये आपका 11th क्लास का ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको ये सिखाता है कि वेलोसिटी बढ़ने से मास इंक्रीज होता है। ठीक है, समझे बात, वेलोसिटी बढ़ने से मास इंक्रीज होता है, चार्ज तो कांस्टेंट रहता है, और चार्ज कांस्टेंट रहता है तो Q बाई एम क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज कांस्टेंट, मास बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो Q बाई एम कम हो जाएगा। Q बाई एम को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाता है। ये स्लाइड में तो बच्चे एक्सपर्ट बन गए, 6 प्रॉपर्टी तो सभी बच्चों ने याद कर ली, अच्छे से नोट कर लो बेटा ये। ठीक है, फिर मेमोरी में डाल दो इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 7 नंबर, EF। EF का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसे अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको ये बोला कि एक चार्ज है, तो चार्ज के चारों तरफ बच्चों कौन सा फील्ड होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जहां तक चार्ज का इफेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आएगा तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, यानी चार्ज का असर रहता है जहां तक। ठीक है, इफेक्ट रहता है। मास के चारों ओर भी तो बच्चों था ना, मास के चारों ओर कौन सा फील्ड था बताओ, एक मास होता है उसके चारों तरफ कौन सा फील्ड होता है, ग्रेविटेशन फील्ड। हमारी अर्थ भी है तो है ना, अर्थ के चारों ओर कौन सा फील्ड होता है बताओ, ग्रेविटेशन फील्ड रहता है। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं बच्चों, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो ये बात है जो आपको समझनी है यहाँ पे। क्या बात, कि अगर चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो पहले दिन यही बोला था कि अपने चार्जेज को यहाँ कैसे स्टडी करना है, रेस्ट में स्टडी करना है। ठीक है, तो जब बेटा चार्जेज रेस्ट के अंदर होते हैं, चार्जेज में वेलोसिटी 0 होती है, तो इसमें ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यानी कि इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज स्टैटिक पोजीशन में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, उसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्टडी करने वाले हैं। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी के अंदर क्या पता होना चाहिए कि अगर चार्ज मूविंग होगा, मूविंग का क्या मीनिंग होता है कि उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, बट उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। कौन सा फील्ड बनता है, एमएफ। एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और ये हमारे आने वाले लेसन होंगे मैग्नेटिज्म, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन वो कब होगा, जब चार्ज मोशन में आएगी, चार्ज में मोशन होगी तब। लेकिन इस लेसन में अपने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, चार्ज की मोशन से बनेगा, मोशन से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन बेटा एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, अगर वेलोसिटी नॉन जीरो हो लेकिन वो साथ में नॉन यूनिफॉर्म भी हो। ठीक है, मैंने क्या बोला बताओ, यहां मैंने बोला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां मैंने बोला वेलोसिटी वेरिएबल है, आप ऐसे बोल लो। ठीक है,
वेलोसिटी नॉन जीरो भी है प्लस वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, मैं वेरिएबल लिख देता हूं। ओके, वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, और ये वाली बच्चों कौन सी वेलोसिटी थी? कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो बस दो ही फील्ड बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब वो वेरिएबल वेलोसिटी से चलता है, मतलब एक्सीलरेटेड चार्ज जिसकी वेलोसिटी बढ़ती है, या रिटार्डेड चार्ज जिसकी वेलोसिटी कम होती है, मतलब जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है बेटा, तो उसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ठीक है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के मिलने से बनती हैं ईएम वेव। ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, जो हमारा इस 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं, लास्ट चैप्टर तक अपने जाएंगे, वहां अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेटा कैसे बनती हैं, चलो हम बात करते हैं 11th क्लास की। आप बच्चों ने पढ़ा था वेव्स के बारे में, तो वेव्स क्या होती है बताओ? वेव्स के बारे में क्या पढ़ा था? वेव्स की डेफिनेशन क्या थी? वेव्स का मतलब हलचल, डिस्टरबेंस होना। ठीक है, जैसे आपने शांत पानी के अंदर पत्थर मारा था, तो पत्थर मारने से क्या हुई थी बताओ? पानी में हलचल हुई थी, इसे बोलते थे वाटर वेव्स। यहां से आपका 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वेव्स। आज मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि वेव्स का मतलब होता है डिस्टरबेंस या हलचल। आज क्या हो रहा है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, आज भी बेटा हलचल हो रही है। हलचल का क्या मतलब हुआ? वेरिएबल हो रहा है। वेरिएबल का मतलब अप डाउन होना, हलचल होना। तो इन अप डाउन को अपने क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं, जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बनी थी 11th क्लास वाली वेव्स। वेव का मतलब हलचल होना, हलचल का मतलब वेरिएबल होना। रिड्यूस कर लो बात को, वेव का मतलब हलचल, हलचल का मतलब डिस्टरबेंस, और डिस्टरबेंस का मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसको अपने बोलते हैं ईएम वेव्स बनती हैं। ठीक है, तो चार्ज को क्या क्या चार्ज बना सकते हैं बेटा? देखो, इसको फेयर में नोट्स बना लीजिए। चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ईएम वेव। अब बच्चों के पास क्वेश्चन आएगा कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या बनेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अगर वेलोसिटी जीरो है देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर वेलोसिटी उसकी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, बट कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनते हैं। इसको आने वाले चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को भी और मैग्नेटिक वेव्स को भी स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी स्टडी किया जाएगा। अगर वेलोसिटी बेटा नॉन जीरो है, वेलोसिटी उनकी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब हलचल हो रही है। हलचल से क्या बनती है? वेव्स बनती हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है, एक्सीलरेट हो रहा है, रिटार्डेड हो रहा है चार्ज। इस बारे में पता किसने बताया था सबसे पहले? ये सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है, तो हम मैक्सवेल के लॉ भी अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएमडब्ल्यू। ईएमडब्ल्यू का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों नोट कर लेना, ईएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एमएफ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अभी नोट कर लेना, अभी तो याद है, बाद में भूल सकते हो। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। ये बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी थी 7 नंबर प्रॉपर्टी की, चार्ज कौन कौन से फील्ड क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं चार्ज की 8 नंबर प्रॉपर्टी। 8 नंबर प्रॉपर्टी देखो बेटा, क्या होता है? किसी भी कंडक्टर को अपने चार्ज दें, कंडक्टर का मतलब मेटल, मैं आपको क्या बोल रहा हूं? कंडक्टर। कंडक्टर को बेटा अपने चार्ज देंगे ना, तो उसकी सरफेस पे आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई स्फेयर है, भले वो सॉलिड है, देखो सॉलिड है, ठीक है, इस अगर ये कंडक्टर है तो पूरा चार्ज हमेशा कहां आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। अंदर नहीं बेटा, अंदर चार्ज रह नहीं पाएगा कंडक्टर में या मेटल में। आपको पता है बेटा, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, अपने पढ़ते हैं ना, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होते हैं। तो मैं आपको इसका रीजन एक्सप्लेन करता हूं। अभी देखो, मान लो ये आपके पास एक स्फेयर है मेटल का, आपने तो चार्ज प्लस दे दिया अंदर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अंदर टिकेगा नहीं, ये रिपेल हो के कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज फाइनली कहाँ आ जाएगा? इसके ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी, अगर ये कंडक्टर है तो फाइनल पोजीशन बेटा इसकी क्या हो जाएगी कि चार्ज कहाँ आ जाएगा बताओ? इसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब आप बच्चे मेरे को एक बात कहोगे कि सर प्लस चार्ज तो कभी मोशन ही नहीं करता। आपने तो ये बताया था कि चार्ज तो ओनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। चार्जिंग का कारण क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए इसको अपने इरेज कर देते हैं एक बार।
ठीक है, एक बार और समझते हैं इस बात को। ठीक है, कैसे समझते हैं, देखो मैंने एक स्फेयर लिया बेटा और मैंने उसके अंदर मैंने प्लस चार्ज दे दिया, तो रियल में प्लस रिपेल होके बाहर नहीं जाता, बाहर इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड हैं, तो ये प्लस क्या कहेगा, प्लस उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्लस कहेगा चले आओ, तो इलेक्ट्रॉन चले आएंगे अंदर, देखो प्लस के पास आ जाएंगे। ठीक है, प्लस उनको बुला लेगा अपने पास, अट्रैक्शन कर लेगा। अगर प्लस इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा तो प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो बेटा ये बीच वाला चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, ये तो खत्म हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो अंदर चले गए, जब इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सरफेस के इलेक्ट्रॉन अंदर चले गए, तो सरफेस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। तो इस तरह से प्लस चार्ज बाहर नहीं जाता बेटा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर आने से प्लस न्यूट्रल हो जाता है, और जहां से इलेक्ट्रॉन आए थे वहां पे चार्ज प्लस आ जाता है। इसीलिए किसी कंडक्टर को जो चार्ज देते हैं वो पूरे का पूरा कहाँ चला जाता है बेटा, सरफेस पे चला जाता है। ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था। लेकिन क्या ऐसा नॉन कंडक्टर में हो सकता है, इंसुलेटर में नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली बाउंड नहीं होंगे तो वो इस तरह की मोशन नहीं कर पाएंगे। तो नॉन कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, उसको अपने अगर चार्ज देंगे अंदर तो वो पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट रह सकता है, वो सरफेस पे जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। ठीक है, समझे बेटा, मैंने आपको क्या बताया, एक ही लाइन बताई कि कंडक्टर को चार्ज दोगे तो कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, अंदर चार्ज दोगे अंदर रहेगा, पूरे वॉल्यूम में रहेगा। कैसे, इस बात को समझते हैं बेटा। अपने सिलेबस में इतने तरह के स्फीयर हैं, देखो कैसे। 8 नंबर पॉइंट, द चार्ज गिवन टू कंडक्टर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आउटर सरफेस, जो मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, कि चार्ज कहां पहुंच गया, बताओ, आउटर सरफेस के ऊपर पहुंच गया। टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इससे उसकी बेटा पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम हो गया। ठीक है, अगर बेटा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, जैसे ये चार्ज अंदर था तो उसमें रिपल्शन क्या था, ज्यादा होगा। लेकिन ये अब रिपेल हो के जब ये सरफेस पे आ जाएगा तो दूर दूर हो जाएगा वही वाला चार्ज, क्योंकि सरफेस बड़ी होगी, सरफेस बड़ी होगी तो चार्ज दूर दूर रहेगा, दूर दूर रहेगा तो उसका रिपल्शन क्या हो जाएगा, चार्ज का कम हो जाएगा। रिपल्शन कम होगा तो वो चार्ज स्टेबल हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग बेटा आपको पता भी है, हर सिस्टम ये चाहता है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम से कम कर ले। आप 11th की बात बताओ, एक पत्थर को छोड़ेंगे, पत्थर मेरे हाथ में है, उसको मैंने छोड़ दिया तो वो नीचे गिरेगा, बताओ नीचे ही क्यों गया, क्योंकि नीचे जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, mgh। ठीक है, h कम हो गई तो mgh क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हर सिस्टम की ये टेंडेंसी होती है कि वो उधर जाता है जहां जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज होती है। ठीक है, तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, इंसुलेटर में बेटा, इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें चार्ज पूरी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। देखो अगर ये कंडक्टर होता बेटा तो कंडक्टर में पूरा चार्ज कहाँ आ जाता, सरफेस पे, तो इसको मैं चार्ज दूंगा तो पूरा चार्ज बेटा कहाँ रहेगा, इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा। अच्छा, ये बेटा एक कैविटी वाला है स्फीयर, इसके अंदर एक कैविटी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कैविटी वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। एक तो सॉलिड स्फीयर आएंगे, एक बीच में होलो आएंगे, एक शेल आएंगे जो बीच में बिल्कुल होलो है ना। तो इसमें भी कंडक्टर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, पूरा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे, अंदर नहीं आएगा। कंडक्टर है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पूरा चार्ज कहाँ डालो आप, सरफेस पे डाल दो। इंसुलेटर में थोड़ा बहुत, नॉन कंडक्टर में या इंसुलेटर में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। जैसे क्या सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर ये सॉलिड है तो इसमें चार्ज कहाँ रहेगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, लेकिन बेटा सेंटर में नहीं रहेगा यहाँ। क्यों, क्योंकि सेंटर में तो मास ही नहीं है, और अभी मैंने आपको बताया था चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही मास नहीं है सेंटर में, और चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, तो यहाँ पे चार्ज को कहाँ रहना पड़ेगा, सरफेस पे रहना पड़ेगा, अंदर चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ अपने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी कि थर्ड केस में दोनों का नेचर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर शेल होता है, जो शेल है
वो चाहे तो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों ही केस में शेल की नेचर यानी होलोस्फेयर की नेचर क्या रहती है, सेम ही रहती है। लेकिन सॉलिड में या कैविटी वाले केस के अंदर ये डिफरेंट नेचर को शो करते हैं। ये था अपना 8th नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक लाइन में रिड्यूस करो बात को कि किसी कंडक्टर को गिवन चार्ज पूरा कहाँ आ जाता है, उसकी सरफेस पे रह जाता है, जबकि इंसुलेटर में क्या होता है, जहां जहां मास होता है वहां वहां चार्ज रहता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, उस प्रॉपर्टी का भी रिवीजन हो गया। मैंने आपको 8 प्रॉपर्टी बताई, 1 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। चार्ज क्या होता है बेटा बताओ, स्केलर होता है। स्केलर होता है मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होती। एडिटिव मतलब इसको डायरेक्ट ऐड करना है, Q1 Q2 Q3 माइनस Q4, माइनस हो तो माइनस लेना है, मास में माइनस कभी होता नहीं है। थर्ड बात, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना कैसे होगा चार्ज, कॉमन सेंस की बात है। चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, ये तो अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक थे। और चार्ज इनवेरिएंट होता है मतलब वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता लेकिन मास तो करता है। 5 प्रॉपर्टी 6 7 नंबर क्या बताई थी बताओ आपको, वो ये बताई थी कि चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन अगर चार्ज मूविंग हो तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, लेकिन मूविंग में भी अगर एक्सीलरेट या रिटार्डेड हलचल वाली मूविंग हो तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव्स उसके अंदर बनती हैं। और एक प्रॉपर्टी कि कंडक्टर को गिवन चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। सब याद है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताता हूँ। नेक्स्ट बात को बेटा समझो, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। पहले इसको समझ लो अच्छे से कि टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होती हैं। चलो बेटा समझ लो, सभी नोट्स बना लेना सभी अच्छे से। पहले समझते हैं बात को कि टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब बेटा हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होता है। कैसे, या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में होगा, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में होगा, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी डेंसिटी 3 टाइप्स की है। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड है एरियल चार्ज डेंसिटी, लेकिन इसको अपने ज्यादातर बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। क्या होती है ये बात अच्छे से समझो कि अगर बेटा आपके पास एक थ्रेड है, वायर है, धागा है, तो धागे में बेटा सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ तो उसकी है ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जब सिर्फ लेंथ ही है उसमें, तो आप इसको बेटा चार्ज दोगे तो कहाँ आएगा, लेंथ में ही तो दे सकते हो, ब्रेड्थ या थिकनेस तो उसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किस में आएगी, वायर के केस में। और लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। इसमें एरिया में आता है तो टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। इसमें क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। एक बार फिर से समझो, फर्स्ट केस मैंने लिया वायर का, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने केस किसका लिया, वायर का। अब वायर को देख के आपको पता लग सकता है कि इसमें क्या है बताओ, सिर्फ लेंथ है। वायर होगी या ये पतली रोड हो गई, ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेड्थ इसकी नेग्लिजिबल होती है। तो लेंथ होती है तो बेटा चार्ज लेंथ में ही आएगा। तो चार्ज जब लेंथ में आएगा तो डिफाइन कैसे करेंगे चार्ज को बताओ, कूलम पर मीटर, यानी कि यूनिट लेंथ का चार्ज, ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन अब आप अपनी नोटबुक से एक कागज निकालो, पेपर, तो कागज में आपने क्या देखा बताओ, कागज बेटा रेक्टेंगल होगा, उसमें आपने देखा लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, मतलब उसके अंदर एरिया है, एरिया आ गया। ये कागज ऐसा होगा, लेंथ तो होगी लेकिन साथ में ब्रेड्थ भी होगी। थिकनेस नहीं है बेटा, एक कागज है उसमें थिकनेस नहीं है, और लेंथ ब्रेड्थ से मिलकर क्या बनता है, एरिया। तो इसमें सिग्मा होगा, इसको क्या बोला जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज किस में आएगा, इसको चार्ज दोगे तो पूरे एरिया में दिया जा सकता है, इस तरह से पूरी सरफेस पे दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी यूनिट एरिया का चार्ज होगा। ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज होता है, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कैसे होता है, देखो पहले इसको और अच्छे से समझो, एक बार और समझो। आप कॉमन सेंस से मुझे ये बताओ, पहले लीनियर के ऊपर एक क्वेश्चन और बताते हैं,
ठीक है। लीनियर के ऊपर पहले एक क्वेश्चन और बताओ मुझे समझते हुए, वो ये बताओ, ये तो बच्चे सभी समझ गए कि वायर, मुझे ये बताओ रिंग में क्या होगा। ये रिंग है, रिंग होती क्या है बताओ। एक वायर को मोड़ दो तो वो रिंग ही तो बन जाती है। वायर को सर्कल में मोड़ दिया तो रिंग को चार्ज देंगे तो कहाँ आएगा, लेंथ पे ही आएगा ना, लीनियर। तो रिंग के केस में भी लैम्डा ही लिया जाएगा, Q बाई एल, और लेंथ जो है ना रिंग की वो 2 पाई आर हो जाती है। ठीक है, लेंथ की जगह पे क्या आ जाता है 2, क्योंकि वायर में वो लेंथ थी, लेंथ को आपने बेंड कर दिया सर्कल में, तो लेंथ ही किस में कन्वर्ट होगी, 2 पाई आर में, एल बराबर 2 पाई आर हो गई। अगर यही बेटा आपको हाफ रिंग देता, रिंग के ऊपर चार्ज है, अगर आपको हाफ रिंग देता तो हाफ रिंग में पूरी रिंग कितनी होती है, कंप्लीट रिंग कितनी होती है 2 पाई आर, तो हाफ रिंग में क्या लेते बताओ, पाई आर। हाफ रिंग में क्या लेते बताओ, पाई आर। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पास आने वाले हैं, हाफ रिंग के, रिंग के, वायर के, ये हम अभी सीखने वाले हैं आगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब मैं आपको बताता हूं एरिया के ऊपर। ये तो था बात लीनियर की, अब बात उठती है एरिया की, एरियल चार्ज डेंसिटी के ऊपर बात देखो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर देखो बेटा, आपको अभी मैंने किसका एग्जांपल दिया था, नोटबुक से पेपर निकालो, कागज निकालो, तो कागज में क्या होगा बताओ, लेंथ और ब्रेड्थ होंगी, लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, और चार्ज दोगे तो इसकी पूरी सरफेस पर आ जाएगा। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, Q बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही कागज अगर डिस्क की फॉर्म में हो, मान लो डिस्क की फॉर्म में हो, तो इसका एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। क्लियर। ऐसे ही अगर स्फेयर को, अब यहाँ पे स्फेयर में ध्यान से सुनना, स्फेयर में बेटा एक है कंडक्टिंग वाला स्फेयर, कंडक्टिंग वाले में सॉलिड है तो भी, सॉलिड है तो भी चार्ज कहाँ है उसमें, सरफेस के ऊपर है, अंदर चार्ज नहीं है। कंडक्टर में पूरा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। तो कंडक्टर में क्या लिया जाएगा बेटा, सिग्मा लिया जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, और एरिया कितना लेंगे उसका 4 पाई आर स्क्वायर। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो स्फेयर है इसमें पूरा चार्ज कहाँ है बेटा, सरफेस के ऊपर है, तो इन सब के लिए क्या लिया जाएगा, सिग्मा लिया जाएगा, क्योंकि चार्ज अंदर है ही नहीं, अंदर वाले वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ एरिया में है। एरिया का मतलब क्या होता है यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया के ऊपर है। अगर चार्ज सरफेस के ऊपर है तो उनके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ली जाएगी, उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ली जाएगी। लेकिन अगर बच्चों चार्ज ऐसे वॉल्यूम में है पूरे में, तो इसके लिए क्या लिया जाएगा, रो लिया जाएगा। रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ेगा, जहां एरिया आएगा वहां एरिया यूज करेंगे, जहां वॉल्यूम आएगा वहां वॉल्यूम यूज करेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ वॉल्यूम यूज करना है, कहाँ एरिया, जो बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब के अंदर सिग्मा लिख लो, इसके अंदर रो लिख लो, इसमें भी रो आएगा, लेकिन इसमें बेटा सिग्मा ही आएगा फिर, क्यों, क्योंकि इसमें अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, सरफेस के ऊपर। तो ये अपने को चीज बताते हैं, सिग्मा कब आएगा और रो कब आएगा। ठीक है, और लैम्डा कब आएगा वो तो देखते ही पता लग जाएगा, क्योंकि वायर के केस आएंगे और रिंग के केस आएंगे। ये मैंने आपको समझाई बात। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, अब इसको फेयर नोट्स बना लो, याद कर लो अच्छे से। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ होती है, Q बाई एल होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, इसकी यूनिट देख लो कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको रो से लिखते हैं, रो है, रो क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, Q बाई वी कूलाम पर मीटर क्यूब। अब अपने बेटा न्यूमेरिकल सीखते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसको सीखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं अभी, कि बच्चों कल की क्लास में भी मैंने आपको यही बात बताई थी। कौन सी बात, कि पहले उसी बात को बताता हूं कि 11th क्लास में आपने वेलोसिटी पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन कभी कभी इस फॉर्मूले को याद करो, dx बाई dt भी लेना होता था। कब ये लेना है, कब ये लेना है, आपको पता है 11th क्लास में पढ़ के आए हो, मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको। ये बेटा तब लेना होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसमें आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, v है x बाई टी, तो x क्या हो जाएगा vt। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इसके इक्वल आएगा v dt। ये फॉर्मूला बेटा होता है वेलोसिटी डिफरेंट विद टाइम, वेलोसिटी डिफरेंट विद टाइम मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बदल रही है, यानी कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो
तो अगर वेलोसिटी ये कब लेना है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है। ये कब लेना है जब वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन dx क्या हो जाता था x, और वेलोसिटी का अपने इंटीग्रेशन करते थे vdt। ये बात मैंने कल की क्लास में भी आपको सिखाई थी, करंट के ऊपर dq/dt के ऊपर। ठीक है, कल की क्लास भी स्टडी कर लें जिन बच्चों ने नहीं की है, जिन्होंने कर रखी है मुझे पता है उनको पता है। ठीक है, आता है आपको। आज देखो, क्योंकि जो मैं बात बोलता हूँ ना बेटा, वो बहुत याद रखने की होती है, बहुत हाईलाइट करने की और इंपॉर्टेंट बात होती है, तभी अपने को फिजिक्स ईजी बनती है। ठीक है, अब देखो, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, लैम्डा होता है q/l। कई बार बेटा लैम्डा को dq/dl भी लिख सकते हैं। अब हमको कैसा पता लगेगा कि ये कब लेना है बताओ। इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, और इसमें बेटा चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा dl। अब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि कब इंटीग्रेशन करना है और कब नहीं करना है। ये बेटा तब लेते हैं जब लैम्डा यूनिफॉर्म हो, जब लैम्डा क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। और इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन ये तब लिया जाता है जब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। आइए इसके ऊपर करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, फिर आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। देखो, फॉर ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l, वायर हो या रोड हो, उसकी लेंथ बेटा कितनी दी है आपको, l लेंथ आपको उसकी दी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब बेटा एक ही न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल पूछे हुए हैं। देखो यही तो बात है, आपको अभी समझ आ जाएगा देखते ही कि इसमें लैम्डा बराबर लैम्डा नोट, मतलब इसमें लैम्डा या लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, जबकि इसमें लैम्डा देखो बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है और इसमें x दे रखा है। x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ रोड या वायर। रोड या वायर एक ही बात है, ये किसी बुक में वायर पे आ जाता है, किसी बुक में रोड पे आ जाता है। ठीक है, तो रोड में भी वही लेंथ होती है, वायर में भी वही, ये रोड है इसमें भी लेंथ है, पतला वायर होगा उसमें भी लेंथ होगी। तो लेंथ होगी तो हम कौन सी डेंसिटी लेंगे, लैम्डा लेंगे। इसको बेटा आपको डायरेक्ट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू q/l। तो q क्या हो जाएगा बताओ, लैम्डा इंटू एल, और लैम्डा आपको कितना दिया है, इसने लैम्डा नोट दिया है, तो आपको डायरेक्ट इसमें कर देना है। लेकिन इसमें देखो, इसमें आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लैम्डा कैसा है पहले बताओ, देखते ही पता चल गया कि लैम्डा क्या है बताओ, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लेंथ x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, देन q बताओ। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो एक वायर है, ठीक है, ये अपने पास एक वायर है या एक रोड है। ओके, हम इसके ऊपर पहले एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा, जिस एलिमेंट की लेंथ हम लेते हैं dx, क्योंकि हमें ये चीज x दी हुई है। डिस्टेंस फ्रॉम वन रोड, वन एंड ऑफ रोड, रोड के एक एंड से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। और यहाँ लैम्डा, पहले क्वेश्चन को समझो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे चार्ज ज्यादा है साइड में, यहाँ चार्ज कम है, अंदर की तरफ चार्ज थोड़ा कम ही है, तो चार्ज नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि चार्ज x के प्रोपोर्शनल है, जहां x ज्यादा है वहां लैम्डा, लैम्डा x के प्रोपोर्शनल है, तो जहां x ज्यादा है वहां पे लैम्डा ज्यादा है, तो साइड में x ज्यादा होगी तो वहां लैम्डा ज्यादा होगी। x की बेटा लिमिट क्या है, 0 से l तक, ये लिमिट हो जाएगी। और हम जो एलिमेंट है, एलिमेंट का लैम्डा बच्चों क्या लेंगे बताओ, dq/dl, लेकिन एलिमेंट की लेंथ को हमने x माना है, लेंथ को x की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो dq/dx। तो यहां से इस एलिमेंट के ऊपर ध्यान रखना मेरी बात के ऊपर, इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज बच्चों कितना हो गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में dx। अब इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। कर दो बेटा इंटीग्रेशन, करके देखो 1 मिनट, आप इसको खुद करके देखो। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है आपको, लैम्डा नोट x/l इंटू में dx, लिमिट क्या होगी 0 से l तक, लैम्डा नोट बाई l तो बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से l x dx। इसको सोल्व कर दो बेटा, क्या आ जाएगा ये सोल्व करने पर, यहाँ सोल्व कर रहा हूं मैं, लैम्डा नोट बाई l इंटू में x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2, यानी l की पावर 2/2, तो आंसर क्या आएगा, लैम्डा नोट l/2 आ रहा है बेटा सबका आंसर। ये बिल्कुल सिंपल बात है, इसने आपको सिखाया कि कब इंटीग्रेशन नहीं करना है और कब इंटीग्रेशन करना है। सेम ऐसा ही एक न्यूमेरिकल मैं आपको और करवाता हूं, जिससे और अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप सीखो बेटा कि लैम्डा क्या होता है क्यू बाई एल और लैम्डा क्या होता है डी क्यू बाई डी एल। वो लेंथ को डी एक्स इसलिए माना क्योंकि लेंथ को एक्स की फॉर्म में रखा गया है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं। देखो फॉर ए डिस्क, अब बच्चों अपने पास एक डिस्क आ गई। क्या आ गया अपने पास? एक डिस्क। डिस्क के ऊपर क्या होता है? सिग्मा होता है, ये हमको पता है। और बेसिक कंसेप्ट बच्चों के पास ये है कि सिग्मा या तो क्यू बाई ए लेना है या लेना है आपको डी क्यू बाई डी ए लेना है। ये दो मेथड होते हैं आपके पास। सिग्मा या तो क्यू बाई ए लेना है तो क्यू डायरेक्ट हो जाएगा। ये कब लेना है? जब सिग्मा कांस्टेंट होता है, और जब सिग्मा वेरिएबल होता है तब आपको इंटीग्रेशन करना होता है। यही मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो आप खुद करो इस क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन में यहाँ भी दो क्वेश्चन है, दोनों को देखते ही आप समझ सकते हो कि कब इंटीग्रेशन करना है और कब नहीं करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये थोड़ा अच्छे वाले कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपको पता है बेटा नीट भी आपने दिया है 2025 में, कई बच्चों ने नीट दिया है, नहीं तो नहीं दिया तो अभी 12th कर रहे हैं तो सुना तो है कि थोड़े बेटा टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इतने टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, बस थोड़ी सी, थोड़ा बस अच्छे से पढ़ना है। तो करो इसको, खुद कीजिए बेटा इसको एक बार। मैं तो कर ही दूंगा, आप 1 मिनट ट्राई करके देखिए। देखो जब भी आपको दिखे ना कि सिग्मा कांस्टेंट है तो डायरेक्ट बेटा लगा देना सिग्मा होता है क्यू बाई ए, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिग्मा इंटू ए, और सिग्मा की जगह पे सिग्मा नोट इंटू ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिग्मा ऐसे दिखे कि स्मॉल आर है रेट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन क्यू, बताओ इसका मतलब सिग्मा बेटा वेरिएबल है जो स्मॉल आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैपिटल आर क्या है? उसकी रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। देखो इसको समझाने के लिए पहले हमने क्या लिया था? अभी वायर लिया था। वायर में छोटे छोटे लेंथ होते हैं। अब डिस्क में क्या होता है? वायर के छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं। डिस्क के बेटा कौन से एलिमेंट होते हैं? देखो यहाँ पे ये एक डिस्क है। अगर बेटा इस डिस्क को ध्यान से देखो तो ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बनी है। मैं ऐसी ही एक रिंग बना रहा हूं इसके अंदर। देखो मैंने कलर अलग लिया है, रेड कलर, वो एक रिंग बना रहा हूं मैं। इस रिंग की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी आर, और जो कंप्लीट डिस्क है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, समझे बेटा? नहीं समझे? देखो मैं बताता हूं, आप इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो बच्चों इसको आप कि अनियन को काटो डिस्क शेप में। आप अनियन खाते हो, अनियन को डिस्क शेप में काटो, तो अनियन की डिस्क दिख रही है ना बेटा, वो डिस्क के अंदर क्या है? छोटी छोटी रिंग है, उसमें एक रिंग को निकाल के देखो तो वो ऐसी, देखो रेड कलर की एक रिंग अंदर से निकल जाएगी। तो एक डिस्क किससे मिलकर बनी होती है? कई रिंग से मिलकर बनी होती है। तो ऐसी ही एक रिंग, तो इस रिंग के लिए बेटा सिग्मा क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी ए, और डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? सिग्मा इंटू में डी ए। बस इसका अपने दोनों साइड में क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इधर सिग्मा क्यू बाई ए लिया है, इधर हमने सिग्मा डी क्यू बाई डी ए लिया है, और डी क्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा डी ए। बस इंटीग्रेशन कर दो और आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन होगी, सिग्मा नोट आर बाई कैपिटल आर। एरिया बेटा डी ए एलिमेंट, इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा? इस रिंग का डी ए कितना होगा? 2 पाई आर डी आर। ये समझ आया बेटा? एरिया कैसे लिया? पहले इंटीग्रेशन कर लो, एरिया मैं समझा दूंगा। इंटीग्रेशन इसका बेटा क्या आ जाएगा? क्यू का बताओ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? बाहर क्या लेंगे? कांस्टेंट क्या है? 2 पाई सिग्मा नोट, 2 पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, सिग्मा नोट डिवाइड बाई कैपिटल आर। ठीक है, इनटू में अब यहाँ क्या बचा? स्मॉल आर, तो ये बच गया, स्मॉल आर ये बच गया, तो स्मॉल आर का स्क्वायर डॉट डी आर, ये चीज बच गई। और इंटीग्रेशन का साइन है, इसकी लिमिट क्या है? 0 से कैपिटल आर तक। तो आर की पावर 2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आर की पावर 3/3 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? देखो 2 पाई सिग्मा नोट बाई आर इंटू में आर क्यूब बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, आर से आर कट जाएगा, तो क्यू कितना बन जाएगा? 2 पाई सिग्मा नोट आर स्क्वायर बाई 3। ये बेटा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बस आप बच्चे कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा यहाँ डी क्यू बाई डी ए लेना है। सेकंड बार डी क्यू क्या हो गया? सिग्मा डी ए। सिग्मा की वैल्यू लगाई और बस डी ए की बारे में भी बता देता हूँ। ये बेटा रिंग को खींच के बाहर निकाल लो। आप एक काम करो, जो अनियन है ना उसकी रिंग को बाहर निकालो,
तो एक रिंग बनेगी रेड कलर की, ठीक है, ये बनेगी रिंग। तो ये बनेगी एक रिंग जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है एक रिंग हमारे पास रेड कलर की, ऐसी थी ना बेटा वो रिंग, जिसकी रेडियस कितनी थी स्मॉल आर और इसकी थिकनेस कितनी थी डी आर। आप इस रिंग को कट करके ना स्ट्रेट कर दो, ऐसे यहां से काटो और इसको खोल के इसको सीधी कर लो ऐसे, यानी इसको आप ऐसे कर लो रिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी बेटा लेंथ कितनी थी, बताओ 2 पाई आर। ये जो 2 पाई आर थी सरकमफेरेंस, वही इसकी लेंथ बन गई 2 पाई आर, और इसकी ये थिकनेस पार्ट, ये पार्ट कितना हो जाएगा बताओ डी आर। और एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया बेटा क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर हो गई, ठीक है, इसी को सर्कल में घुमा हुआ था पहले, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 पाई आर इंटू में डी आर हो जाएगा। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। समझ में आ गया सभी बच्चों को कब इंटीग्रेशन करना है और कब नहीं करना है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपको बेटा समझ में आ गई। अब समझाता हूं आपको 11th का एक बेसिक कंसेप्ट, नोट कर लो बेटा। एक कंसेप्ट है 11th क्लास का कि साइन थीटा जो होता है और एक होता है कोस थीटा। इसका बेटा ग्राफ कैसा होता है, देखो आपको पता है कि साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा था और कोस थीटा का जो ग्राफ था वो ऐसे था। देखो ये बेसिक बातें हैं ग्राफ के बारे में। अब ऐसा क्या था इस ग्राफ में, ये ग्राफ बेटा यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था, ये 0 से 2 पाई है और सेंटर में क्या है यहाँ पाई है। पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का क्या मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ पाई बाई 2 भी होगा, पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री। तो साइन बेटा 0 पे क्या होता है, साइन 0 पे तो 0 होता है, ठीक है, समझ में आया। साइन 0 पे 0, साइन 90 पे मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कितना होता है +1 होता है, मैक्सिमम कितना होता है +1 होता है। और ये यहाँ पे साइन पाई फिर से कितना हो जाता है 0 हो जाता है। और साइन ये 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, ये 360 डिग्री होता है। आप अभी कंप्लीट ग्राफ मत समझो, बाद में समझा देंगे। अभी इस चैप्टर में 11th में तो पूरा समझा हुआ है, फिर समझा देंगे। ये हाफ साइकिल को समझो, हाफ साइकिल का मतलब 180 तक। तो साइन 0 0, साइन 180 क्या है 0, और साइन 90 यहाँ पे पाई बाई 2 मतलब ये 90 डिग्री, ये क्या होता है मैक्सिमम होता है। और हाफ साइकिल में सिर्फ साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग है नेचर, प्लस माइनस माइनस और प्लस। इसके 4 क्वार्टर आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर प्लस का है, सेकंड क्वार्टर माइनस, ये हाफ पार्ट है, इसके मैंने 2 क्वार्टर कर दिए माइनस माइनस और ये प्लस है। इसमें क्या है, शुरुआत में ये मैक्सिमम होता है क्योंकि कोस 0 डिग्री क्या होता है +1, लेकिन कोस 90 कितना होता है 0, और कोस 180 ये पाई होगा, पाई का मतलब 180, कोस 180 कितना होता है -1, यानी कि मैंने लिखा कि कोस 0 डिग्री कितना था +1, ये मैक्सिमम होता है। कोस 0 डिग्री पे सबसे ऊंचा होता है, और कोस 90 डिग्री पे क्या हो जाता है 0, और कोस 180 ये कितना हो जाता है -1। देखो ये कोस पाई का मतलब 180, ये नीचे आ जाता है। तो ये इसका हाफ साइकिल था, ठीक है, क्वार्टर ये क्वार्टर ये। इसमें आपने क्या देखा, साइन 0 बेटा कितना था 0 था, साइन 90 बताओ बेटा कितना था मैक्सिमम था +1, साइन 90 कितना था मैक्सिमम था, और साइन 180 फिर से कितना था 0 था, और ये हाफ साइकिल में पूरा कितना था प्लस का था। लेकिन इसका हाफ साइकिल कैसा था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो हाफ साइकिल का नेट पूछे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें हाफ साइकिल बेटा कितना है पॉजिटिव, इसमें हाफ साइकिल में 1 क्वार्टर प्लस का है 1 माइनस का है, ठीक है, तो इसका हाफ साइकिल कितना होता है 0 होता है। ये बात बच्चे समझ गए। एक बात और बेटा, इंटीग्रेशन साइन x dx ये किसके इक्वल होता है माइनस का कोस x, सही है बच्चों, सही लिखा है मैंने। और इंटीग्रेशन कोस x dx ये किसके इक्वल होता है प्लस का साइन x। ये बातें बेटा नोट कर लो, 11th क्लास वाली बातें हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, कि साइन का ग्राफ ऐसे होता है, कोस का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे। कई बच्चे सोचते हैं ना कि 12th पढ़ रहे हैं हमारा तो 11th का बेसिक, कई ऐसे मैसेज करते हैं कि सर 11th का बेसिक क्लियर नहीं है, वो तो मैं साथ साथ करवा दूंगा ना आपको,
आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। मैं आपको साथ साथ बेसिक लिख के दे दूंगा कि बस इतनी बात यहाँ पे काम में आनी है, जो जब जितनी बात काम में आनी है उतनी बात वहां पे लिख देंगे। साइन का ग्राफ याद कर लो, घर पे देख लेना, साइन का ग्राफ ऐसा मिलेगा 11th के नोट्स में या बुक में, कोस का ग्राफ ऐसा मिलेगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। बस ये 4 बातें, 2 ही बातें हैं, मान लो 2 ग्राफ हो गए और एक ये इंटीग्रेशन हो गया। अब चलते हैं आज का क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। इसको बेटा देखो, मैं आपको न्यूमेरिकल समझा देता हूं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। फॉर ए चार्ज्ड हाफ रिंग, आपको बेटा एक हाफ रिंग दी हुई है, ठीक है। इसमें लैम्डा है, लैम्डा नोट, एक में लैम्डा साइन थीटा कोस थीटा ऐसे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट में तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें लैम्डा कांस्टेंट है, तो हर केस में चार्ज ही बताना है, क्योंकि अपना टॉपिक ही चार्ज की प्रॉपर्टी चल रहा है, तो हम चार्ज के बारे में ही बताएंगे। तो आपको फाइंड क्या करना है, चार्ज, और गिवन क्या है, चार्ज डेंसिटी। इसको देख के तो वही कहोगे कि ये हाफ रिंग है, तो लैम्डा बेटा क्या होगा बताओ, Q/L होता है। लेकिन हम यहाँ L की वैल्यू कितनी यूज करेंगे बताओ, पाई इंटू में R, क्योंकि लेंथ कंप्लीट रिंग की कितनी होती है 2πr, तो हाफ रिंग की बच्चों कितनी हो जाएगी πr। बोलो तो चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू में πr। ये आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया आंसर। अब चलो इसको देखो, यहां बेटा लैम्डा साइन थीटा पे डिपेंड करता है, तो इसके बारे में तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचना पड़ेगा, इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे लैम्डा क्या चलेगा, dq/dl, तो dq बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू में dl के। तो इसका हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ये तो हम समझ गए हैं। लेकिन इंटीग्रेशन लेने से पहले थीटा के बारे में क्या करें, बात अब थीटा की आ गई है, तो थीटा के बारे में क्या करें मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो बेटा ये हाफ रिंग है, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज कैसा है, प्लस का है, बिल्कुल ठीक है। और इस रिंग के अंदर आप क्या करो, यहाँ पे एक, ये देखो बेटा ध्यान से, छोटी सी बात देखनी है, ये एंगल है थीटा और ये है अपने पास डी थीटा, ये है dl और ये है रेडियस। मुझे ये बताओ कि एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल के सामने आर्क कितनी दिख रही है, अभी दिख रही है सभी को, आर्क कितनी है, आर्क बताओ dl, और रेडियस कितनी है r, तो dl किसके इक्वल हो जाएगा, r d थीटा। ये बात यहाँ काम आएगी अभी। और हाफ रिंग है, हाफ रिंग है तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, हाफ रिंग, ठीक है। हाफ साइकिल हो गया 180 तक, पूरा साइकिल 360 होता है ना, तो हाफ साइकिल आपका हो गया। ये रिंग बेटा बनी हुई है। अब देखो इसका दोनों साइड में हमने इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन dq बच्चों क्या होता है, q, ठीक है। लैम्डा कितना है बच्चों बताओ, लैम्डा नॉट साइन थीटा, और dl देखो कितनी है बताओ, r d थीटा। हो गया, समझ में आई बात, गया बेटा क्वेश्चन। देखो कैसे, बहुत सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। तो q कितना आ जाएगा, लिमिट बेटा कितनी लेंगे, 0 से पाई तक, क्योंकि हाफ रिंग है। अगर क्वार्टर रिंग ले तो π/2 कर देना, अगर कंप्लीट रिंग ले तो 0 से 2 पाई कर देना। सब तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, बस इंटीग्रेशन करो आंसर आ जाएगा। लैम्डा नॉट r ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन साइन x dx क्या होता है बताओ, माइनस का कोस x, माइनस का कोस x की जगह पे थीटा है, 0 से पाई, ठीक है। बस बेटा इसको सोल्व करना है। देखो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं इसको सोल्व करता हूं। माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, तो Q क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा नोट r, ठीक है। अंदर क्या था बेटा, कोस थीटा था ना, ठीक है, अंदर क्या था देख लो अच्छे से, कोस थीटा रह गया, एक बार कोस पाई और एक बार कोस 0, तो एक बार क्या आ जाएगा कोस पाई और एक बार क्या आ जाएगा कॉस 0। और अभी मैंने आपको बच्चों को सिखा ही दिया था, क्या सिखा दिया था कि कोस पाई होता है -1 और कोस 0 होता है +1, -1 -1 -2, माइनस माइनस मिलके +2, तो चार्ज क्या आ गया, प्लस का 2 लैम्डा नोट r। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका थर्ड पार्ट भी है। देखो जब लैम्डा कोस थीटा की फॉर्म में हो तब क्या होगा, तो लैम्डा जब कोस थीटा की फॉर्म में होगा तो फिर से अपने क्या कहेंगे, देखो लैम्डा जब कोस थीटा की फॉर्म में होगा तो सेम रहेगी इक्वेशन, स्टार्टिंग सेम ही होगी इसकी, कि लैम्डा क्या था बताओ, dq/dl था। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। तो dq बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू में dl के। इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड में, इंटीग्रेशन dq क्या होता है, q होता है, इंटीग्रेशन हाफ रिंग है,
0 से पाई होगा। लैम्डा कितना है, लैम्डा नोट कोस थीटा है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये साइन थीटा था, डीएल क्या था, आर डी थीटा है। तो बच्चों क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा नोट आर कोस थीटा डी थीटा। कोस एक्स डी एक्स बेटा क्या होता है, साइन एक्स होता है, साइन थीटा होता है, 0 से पाई। तो क्यू बेटा कितना आ जाएगा, लैम्डा नोट आर साइन पाई साइन 180 माइनस साइन 0। बेटा साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 180 भी कितना होता है, 0। तो चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका 0। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये आंसर प्लस में आया, ये आंसर 0 आया, क्या आपको पहले से पता था इस बात का? क्या ट्रिक आपको एक ट्रिक बता के देता हूं। एक ट्रिक सोचो, वी आंसर ट्रिक लगाओ, डायरेक्ट आंसर पाओ कि ये 0 आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आपको अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट में सिखाया था कि कोस थीटा तो हाफ साइकिल के लिए होता ही 0 है। ये प्लस का और ये माइनस का हाफ हो गया ना साइकिल, नेक्स्ट हाफ उधर पड़ा है। हाफ के 4 क्वार्टर हो गए ना इसके, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, तो ये 0 ही आना था। लेकिन इसका तो प्लस में आना था ना बेटा आंसर, क्योंकि इसका तो हाफ साइकिल के लिए ओनली पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका प्लस में आना था। तो अगर प्लस में एक ही ऑप्शन हो सीधा लगा दो, हाँ वैल्यू निकालनी है तो निकालना पड़ेगा। लेकिन कोस वाले का तो आंसर डायरेक्ट पता है, जब भी कोस का हाफ साइकिल आए तो डायरेक्ट आंसर 0, साइन का हाफ साइकिल आए तो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। हाँ फाइंड तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से छोटे से। और अगर कंप्लीट साइकिल आए तो मान लो कंप्लीट साइकिल हो, डायरेक्ट आंसर दो। अगर कंप्लीट रिंग होती तो साइन में बेटा क्या आंसर आता, 0 आता आंसर, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस। पूरे साइकिल के लिए तो बेटा दोनों ही 0 हो जाते हैं, क्योंकि जहां से चलता है वहीं पे वापिस आ जाता है। कंप्लीट साइकिल में जितने प्लस की वैल्यू होती है उतनी ही माइनस, दोनों का आंसर 0 आएगा कंप्लीट रिंग के लिए। बिना इंटीग्रेशन किए आप बता सकते हो, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट इतने क्लियर हैं तो। नेक्स्ट बात, एक बात बेटा आपसे और पूछता हूं, लास्ट बात, वेरी सिंपल है बेटा, समझ में आ गया। बस आपको तो बस ये याद रखना है कब इंटीग्रेशन करना है कब नहीं करना है। लैम्डा क्या होगा, क्यू बाई एल, लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, बस इसको ऐसे करो, इंटीग्रेशन कर दो बस। लैम्डा तो दिया ही है, लैम्डा नॉट साइन थीटा, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस, आंसर आ गया। और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन, ये मैंने आपको पहले लिखवा भी दिया। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है अपने प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, अपनी क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउटलेस बच्चे, डाउटलेस क्लास। लास्ट बात बच्चों, एक आपसे मैं वैसे पूछता हूं, इस हाफ रिंग का मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं। पहले किसका, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट साइन थीटा वाला, इसको कर डाला तो फिर तो मजा ही आ गया। ये कंसेप्ट तो बहुत ही रेयर बच्चों का ही क्लियर होगा, होता ही नहीं है। देखो कैसे बेटा, आपको पता है कि साइन 0, जब साइन 0 कितना होता है बताओ, 0 होता है ना। अभी मैंने आपको ये बेसिक बातें भी सिखाई हैं। तो अगर बेटा थीटा 0 डिग्री होगा तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 0। और थीटा 90 होगा, पहले 90 होगा तो साइन 91 होता है, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट, मतलब कि मैक्सिमम। साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, और 180 पे लैम्डा कितना हो जाता है, 0, क्योंकि साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। समझे बेटा, इसीलिए मैंने आपको लिखाए थे कि साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। सब याद करवा दिए आपको, ठीक है। इसी कारण से, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको बताया था, इसलिए हर चीज को अच्छे से नोट कर लेना। अब बेटा देखो, थीटा 90 पे ये मैक्सिमम होता है, तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये अपनी हाफ रिंग है। अब 90 पर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, मैं कलर अलग लेता हूं, यहाँ पे बच्चों चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे तो 0 होगी, यहाँ बीच में थोड़ी कम रहेगी, तो कम होते होते वहां पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे 0 रहेगी, यहाँ पे थोड़ी कम रहेगी, और बीच में साइन थीटा बेटा, साइन 90 पे मैक्सिमम होता है, और कोस क्या होता है, 90 पे 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा नोट, क्योंकि कोस 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगी, एक बार पहले पूरा देख लो, थीटा 90 डिग्री तो लैम्डा क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोस 90 0 होता है। थीटा 180 डिग्री, देन लैम्डा बेटा क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा नोट। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि कोस 180 माइनस 1 होता है। तो जहां पे 180 डिग्री है वहां पे चार्ज डेंसिटी बेटा कैसी होगी, माइनस में मैक्सिमम,
और यहाँ पे क्या होगी cos जीरो वाली, cos जीरो क्या होता है प्लस में मैक्सिमम, और यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे जीरो तो बेटा ऐसे ही हो सकती है 90 डिग्री के ऊपर जीरो, यहाँ जीरो ऐसे हो सकती है जब धीरे धीरे ये कम होती चले, यहाँ जाके यहाँ माइनस वाली धीरे धीरे कम होती चले। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, ये कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, तभी तो हमने इसको, नॉन यूनिफॉर्म है तभी तो हमने इसका इंटीग्रेशन लिया था। हम बात ये कर रहे थे कि जो रिंग की डेंसिटी साइन का फंक्शन होती है वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। रिड्यूस करो, साइन का फंक्शन कहां मैक्सिमम होता है 90 पे, कोस का फंक्शन कहां मैक्सिमम होता है कोस 0 पे, और कोस 180 पे नेगेटिव वाला, तभी तो इसका बेटा टोटल इसका 0 बना था, क्योंकि जितना प्लस में था उतना ही ये माइनस में भी था, तभी तो इसका सम क्या बनता है 0 बनता है। अगर इस क्लास को रिवाइज करोगे ना बेटा, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी, अच्छे से नोट्स बना लेना, क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। आते ही मैंने आपको बताया था चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर 6 प्रॉपर्टीज आपको लर्न कराई थी। कौन कौन सी, स्केलर होता है, एडिटिव होता है, सब याद है बच्चों को, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और नेक्स्ट क्या बताई थी, कंजर्व रहता है, और क्या बताई थी, क्वांटाइज्ड होता है, और क्या बताई थी, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता लेकिन मास जो होता है वो करता है। नेक्स्ट बात आपको क्या बताई थी, कंडक्टर को गिवन चार्ज हमेशा कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे आ जाता है, और चार्ज के चारों तरफ फील्ड कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कब होता है, जब मोशन होती है, रेस्ट में ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ईएम वेव कब बनती है, जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और फिर आपको बताया चार्ज डेंसिटी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप से होता है, अगर लाइन में होगा तो लैम्डा लेंगे, एरिया होगा तो एरिया वाला लेंगे, और वॉल्यूम में चार्ज होगा तो रो लेंगे, वॉल्यूम वाला डेंसिटी लेंगे। और आपको मैंने न्यूमेरिकल बताए कब इसका इंटीग्रेशन करना है, कब इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बेटा अपनी आज की क्लास कंप्लीट होगी, अच्छे से इसको याद कर लेना। हैव ए नाइस डे बेटा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।